हेलो स्टूडेंट, आप लोग रेंजिंग का टॉपिक कवर कर लिए हैं और उम्मीद है रेंजिंग का वीडियो पूरा देख लिए होंगे। जो स्टूडेंट अभी तक रेंजिंग का वीडियो नहीं देख पाए तो वो लोग जा करके रेंजिंग का वीडियो फुल वॉच कर लेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चेनिंग। ठीक है ना, चेनिंग क्या होता है? तो हम लोग ये पिछला क्लास तक हम लोग ये सीखे थे कि रेंजिंग कहने का मतलब रास्ता को सीधा करना, और रास्ता को सीधा करने के बाद जो मेजरमेंट ले रहे थे विथ द हेल्प ऑफ चेन और टेप बिटवीन द स्टेशन, यानी कोई भी दो स्टेशन के बीच में जो मेजरमेंट ले रहे थे विथ द हेल्प ऑफ चेन और टेप से, तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे चेनिंग। क्या बोलेंगे? चेनिंग। बड़े आसान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करिए कि एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन यहाँ पे बी है। ठीक है ना, ये दोनों स्टेशन को सीधा कर दिए। क्या कर दिए? सीधा कर दिए। एक स्टेशन ए को और एक स्टेशन बी को सीधा कैसे किए? तो विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग। तो रेंजिंग से हम लोग सीधा कर दिए और यहाँ पे रेंजिंग रड को एस्टेब्लिश कर दिए। कौन सा रड को एस्टेब्लिश कर दिए? रेंजिंग रड को एस्टेब्लिश कर दिए। ठीक है, सी डी ई। देखिए, स्टेशन ए और स्टेशन बी, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में बहुत सारे ऐसा इंटरमीडिएट पॉइंट हमने एस्टेब्लिश किए सी डी एंड ई, जो कि रास्ता को सीधा करने में हम लोग को मदद मिला। हमारा टारगेट क्या है? ए से बी का बीच में डिस्टेंस को मेजरमेंट लेना। क्या करना? डिस्टेंस को मेजरमेंट लेना। तो डिस्टेंस को मेजरमेंट ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन से। कची से? चेन से। देखिए, जैसे ही हम डिस्टेंस को मेजरमेंट लेंगे चेन से, मेजरमेंट ले रहे हैं चेन से, देख लो मेजरमेंट, चेन को सीधा कर रहे हैं। स्ट्रेच हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, स्ट्रेच हो ही गया। चलो, स्टेशन ए से बी तक का चेन से जब मेजरमेंट लिए तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आया 20 मीटर, ये डिस्टेंस आया 25 मीटर, और ये डिस्टेंस आया 15 मीटर, और ये डिस्टेंस आया 30 मीटर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, लिखेंगे ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी। ये बात से क्लियर है? 20 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 30 मीटर। इसका मतलब जोड़ भी तो सकते हैं, 25 और 15 40 और 20 60 और 30 90, यानी ए बी का ओवरऑल डिस्टेंस पता चल गया क्या? 90 मीटर। हमारा काम क्या था? ए स्टेशन से बी स्टेशन तक का डिस्टेंस पता करना विथ द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो चेन और टेप के हेल्प से, यानी यहाँ पे हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, चेन इंस्ट्रूमेंट किए हैं, चेन से मेजरमेंट लिए। किससे मेजरमेंट लिए हैं? चेन से। तो यहाँ पे चेनिंग का मतलब ही हुआ कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का डिस्टेंस अगर चेन और टेप से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलेंगे चेनिंग। देखिए क्या कहता है डेफिनेशन? इट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स बाय यूजिंग चेन और टेप। 2 पॉइंट्स भी बोल सकते हैं या 2 स्टेशन भी बोल सकते हैं। समझ आया? अब इस प्रोसेस को तो हम लोग बोल दिए चेनिंग। अब चेनिंग जब हम लोग फील्ड में करने जाएंगे तो हमारा अलग अलग टाइप्स के ग्राउंड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अलग अलग टाइप्स के ग्राउंड के नेचर मिलेंगे। इसको हम करते हैं इरेज। चेनिंग का डिफिनेशन का आप लोग छाप लीजिएगा। तो जैसे ही फील्ड में जाएंगे हम लोग तो अलग अलग नेचर के ग्राउंड्स मिलेंगे। सबसे पहला तो ये मिलेगा कि चेनिंग ऑन प्लेन ग्राउंड। सबसे पहला जो आप लोग ग्राउंड जाइएगा तो हो सकता है ग्राउंड प्लेन मिले, या दूसरा हो सकता है कि आपका जो ग्राउंड मिले
वो कैसा मिले, स्लोपिंग मिले। क्या मिले, स्लोपिंग मिले। जैसे ही आप फील्ड में जाइएगा चेनिंग करने के लिए तो आपके पास या आपको दिखाई पड़ेगा दो नेचर के ग्राउंड, या तो प्लेन मिलेगा या तो स्लोपिंग मिलेगा, ठीक है ना, या अंडुलेटेड मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सारे टाइप्स के ग्राउंड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन करके देखते हैं कि चेनिंग ऑन प्लेन ग्राउंड क्या होता है। तो इनडायरेक्ट में अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट लिए, चेनिंग किए, वो प्लेन ग्राउंड पर ही लिए, ठीक है ना। तो इसका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, दो सर्वे स्टेशन के बीच, दो सर्वे स्टेशन को एस्टेब्लिश किए, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश किए और लाए चेन। मेजरमेंट लेने के बाद हम लोग कह दिए कि ए बी इक्वल टू 90 मीटर है। इसका मतलब बिटवीन ए एंड बी का डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी या डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी हम लोग को निकल गया। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि चेनिंग ऑन प्लेन ग्राउंड यानी यही था। अब बात आती है चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, ठीक है ना। हम लोग स्लोपिंग ग्राउंड पर कैसे चेनिंग करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। प्लेन ग्राउंड को भी हो गया फिनिश। अब चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड पर आते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जगह बन रहा है धीरे धीरे, समझाना थोड़ा आसान होगा। अगर बात की जाए तो स्लोपिंग ऐसा होगा, यहाँ से इस तरह का, ये कोई ग्राउंड का नेचर है। देखिए ग्राउंड, ये कोई सॉलिड ऐसा है, ये पूरा सॉलिड टाइप का ग्राउंड है, ये ग्राउंड का नेचर है, ये ग्राउंड है। तो ये जो ग्राउंड बना, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को बोलेंगे स्लोपिंग ग्राउंड। क्या बोलेंगे, स्लोपिंग ग्राउंड, स्लोपिंग ग्राउंड। क्या है, ढाल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से ऐसे गया और ऐसे करो, ये भी तो है स्लोपिंग ग्राउंड ही। ये भी कैसा है, स्लोपिंग ग्राउंड। लेकिन बात आती है कि ये स्लोपिंग है जिसका एंगल सब जगह एक ही है, थीटा, इसीलिए इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड, यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड। यहां पे देखिए, यहां पे स्लोप अलग है, यहां पे स्लोप अलग है, यानी ऐसे जब मिलेगा तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड। तो हम लोग ग्राउंड के जो नेचर दिखाई पड़ा वो दो नेचर के देखने को मिला, एक को मिला स्लोपिंग ग्राउंड और दूसरा मिला नॉन स्लोपिंग ग्राउंड, या स्लोपिंग ग्राउंड दोनों ही है, एक यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड। और दोनों के ही बारे में हम लोग को सर्वे करना है, चेनिंग करना है। चेनिंग करने का मतलब बात ये भी आना चाहिए कि मेजरमेंट लेना बिटवीन टू स्टेशन। समझ आया, समझने की कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पे चेनिंग की बात करना है वो यही स्लोपिंग ग्राउंड के बारे में ही यहाँ पे हम लोग चेनिंग करना है। देखिए हेडिंग है चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे चेनिंग ऑन क्या है, स्लोपिंग ग्राउंड। तो चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड के लिए दो मेथड आप लोग के पास है। स्लोपिंग ग्राउंड के जब मेजरमेंट लेना है, अगर सपोज करिए कि अगर स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन ओ है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन ओ है, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट लेना है, ए से बी का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, यहाँ पे भी ए से बी का डिस्टेंस मेजरमेंट करना। तो ये दोनों ही केस में हम लोग को क्या मेजरमेंट करना है, डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। और डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं किसके हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ चेन और टेप। चेन और टेप के हेल्प से हम लोग क्या मेजरमेंट करेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मेथड्स होते हैं कि ऐसा रहेगा तब हम कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे और ऐसा रहेगा तब हम लोग कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे। दोनों ही केस में हम लोग पढ़ेंगे और दोनों अभी सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड के लिए कितने टाइप्स के मेथड होते हैं। तो इसी के बेसिस पर हम लोग को दो टाइप्स के मिले। सबसे पहला जो मिला वो मिला डायरेक्ट मेथड और दूसरा मिला इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग, ठीक है ना। तो हम लोग कितना टाइप्स के मेथड पढ़े चेनिंग का, दो टाइप के, पहला डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग।
डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके और बताने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट, इससे नहीं दिखाई पड़ रहा, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम लोग को जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर with the help of इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे चेन और टेप, ठीक है ना। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम लोग करते हैं डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेन से, ठीक है ना। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनडायरेक्टली measured with the help of चेन और टेप। इसमें क्या करते हैं, पहले चेन और टेप से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, चेन और टेप से मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस चेन और टेप से, और बाद में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, देखिए सबसे पहले दो टाइप्स के हम लोग पढ़े हैं चेनिंग, एक डायरेक्ट मेथड पढ़े, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड पढ़े। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे फील्ड में, चेन और टेप का यूज करेंगे और डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, फील्ड में चेन और टेप को ले जाएंगे और उससे डाटा को लाएंगे और लाने के बाद फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक का लॉ लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक या ज्योमेट्री लॉ लगाने के बाद फिर एक बार सोल्व आउट करेंगे, तब हमको क्या निकलेगा, लीनियर डिस्टेंस मिलेगा। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ का यूज करेंगे तब हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से हम लोग को डिस्टेंस नहीं मिला, और अगर डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट से ही मिल जा रहा है तो उस मेथड को बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। तो दो टाइप के मेथड मिला, दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि जो मेथड से अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर दे रहे हैं तो वो मेथड होगा डायरेक्ट, और जो मेथड का इंस्ट्रूमेंट के यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक का लॉ लगा रहे हैं, ज्योमेट्री का लॉ लगाकर सोल्व आउट कर रहे हैं, तब जाकर के हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल रहा है, तब इस मेथड को बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग। समझ आया, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चेनिंग, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए। अब जो हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग की, कि डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग होता क्या। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही हम लोग देखे थे स्लोपिंग ग्राउंड के लिए, ठीक है ना। सपोज करिए कि अगर कोई ऐसा स्लोप है, ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है ना, ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड है, ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड है, एक ऐसा ग्राउंड है, स्लोपिंग ग्राउंड है,
अगर इस पॉइंट को मानते हैं ए तो इस पॉइंट को मानना होगा बी। हमको क्या करना है, ओ से ए तक का डिस्टेंस मेजर, ओ से बी तक का डिस्टेंस को मेजरमेंट लेना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, बोलिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो भी ही तो है, और हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजरमेंट लेना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट प्रोसेस यूज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहां से इसको रेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, रेंजिंग करेंगे। तो रेंजिंग करने के बाद कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है ना। देखिए रेंजिंग किए, रेंजिंग अगर मान लीजिए कि रेंजिंग करने के बाद ए रड तिरछा हो गया तो इसमें लगाएंगे प्लम बॉब। क्या लगाएंगे, प्लम बॉब से इसको क्या करेंगे, इरेक्ट करेंगे, सीधा करेंगे, इरेक्ट करेंगे, इरेक्ट विथ द हेल्प ऑफ प्लम बॉब। ठीक है ना। हम इस रेंजिंग रड को, ये जो रेंजिंग रड है, ये रेंजिंग रड को अगर तिरछा उर्छा होगा तो हम इसको सीधा कर देंगे, किससे, वर्टिकल कर देंगे, किससे, विथ द हेल्प ऑफ प्लम बॉब से। सेम इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे, और यहाँ पे भी एक रेंजिंग रड को स्टेब्लिश करेंगे। इसका मतलब जितने भी रेंजिंग रड है, सब रेंजिंग रड को हम लोग क्या करेंगे, सीधा कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब। ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग चेन या टेप को स्ट्रेच करेंगे, सीधा करेंगे, और इस रेंजिंग रड तक ले जाएंगे, और यहाँ से टेप यूज किए। ठीक है। और ये डिस्टेंस आया L1। क्या आया, L1। यहाँ से भी स्ट्रेच करेंगे तो ये डिस्टेंस आ गया L2। क्या आ गया, L2। यहाँ से भी स्ट्रेच किए तो ये डिस्टेंस आ गया L3। यहाँ से भी डिस्टेंस कैलकुलेट किए तो ये आ गया क्या, L4। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा फाइनल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब देखिए हमको जरूरी था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या जरूरी था, और देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मिल गया। देखिए तो अगर हम बात करें OB इज इक्वल टू निकालने की, तो लिखेंगे, अगर इस स्टेशन को बोलते हैं C, इस स्टेशन को बोलते हैं D, इस स्टेशन को बोलते हैं E, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये वाला लेंथ यानी L1 निकला, यानी OB बराबर लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। यही तो हमारा डिस्टेंस निकल के आया। देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले ए पॉइंट पर कोई टेप को रखें, जीरो मार्क को, कोई फ्लोवर को यहाँ पकड़ा दिए, और लीडर यहाँ पे आया, मेजर कर लिया। यहाँ फिर से आया फ्लोवर, लीडर आया, मेजर कर लिया, फिर से मेजरमेंट ले लिया, फिर से मेजरमेंट ले लिया, और मेजरमेंट लेकर के फाइनल स्टेशन तक पहुँच गया। और हम बोल दिए कि O से B तक का जो स्लोपिंग ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया। यहाँ पे दो बात समझने को आता है कि अगर हम 20 मीटर का चेन से नाप रहे हैं, यानी इसका भी लेंथ सेम है, 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 तो हम ऐसे आगे कहेंगे इफ, ऐसा कर सकते हैं L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L4 इज इक्वल टू L। इसका मतलब क्या है, जितने भी यहाँ पे टेप यूज किया गया, सब एक ही टाइप्स के टेप का यूज किया गया। अगर 20 मीटर का टेप का यूज किया गया है तो 20 मीटर का यूज किया गया होगा। कब, जब सब बराबर होगा तब। तो इस स्थिति में हो जाएगा N इंटू L। तो देखिए ये सब कुछ पॉइंट है OB से, कब, जब सब चेन का लेंथ बराबर होगा तब N इंटू L हो जाएगा। एक बात और आता है कि यहाँ पे एक बात और आता है कि अगर चेन का लेंथ यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लिए और यहाँ से यहाँ तक का, देखिए एक बात और आता है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, लेकिन ये लेंथ L1 है, सच्ची है, ये सबके बराबर नहीं है। मेजरमेंट लेंगे तो कुछ कुछ आ जाएगा फील्ड में, ये भी बराबर आ सकता है, ये भी बराबर आ सकता है, हो सकता है कोई एक बराबर नहीं आए। तब हम लोग क्या करेंगे कि इस स्थिति में क्या करेंगे, OB बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि L प्लस L प्लस L प्लस L1। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 3L प्लस L1। अगर बात किया जाए इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या कि जितना नंबर ऑफ चेनेज किया, अगर n चेनेज है तो n-1 इंटू L प्लस L1। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना। कब कि इफ चेन लेंथ आर इक्वल देन ये वाला वैल्यू होगा। अगर जब चेन लेंथ सब जगह पर क्या है, इक्वल मेजरमेंट कर रहा है, तो ये वैल्यू होगा L इंटू N। ठीक है,
तो फाइनल बात हम लोग को ये समझ आया कि स्लोपिंग ग्राउंड का हम लोग डिस्टेंस पता कर लिए। कैसा डिस्टेंस? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट मेथड में देखें, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, कह रहा कि इन दिस मेथड द लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ स्लोपिंग ग्राउंड कैन बी मेजर्ड स्टेप बाय स्टेप। हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्लोपिंग ग्राउंड का डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे। कह रहा है इट वी हैव टू मेजर द लीनियर डिस्टेंस ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड का हम लोग क्या करेंगे? लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। लाइन ए बी का ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग को मेजरमेंट करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वन एंड ऑफ द टेप, सबसे पहले वन एंड ऑफ द टेप इज हेल्ड एट पॉइंट ए। सबसे पहले क्या करेंगे? टेप को ए पॉइंट पर पकड़ेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे? क्या कह रहा है? टेप एंड अदर एंड हैविंग द सुटेबल लेंथ इज L1 इज स्ट्रेटेज। और इसको क्या करेंगे? सुटेबल लेंथ से क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे, सीधा करेंगे। और यही प्रोसेस रिपीट करेंगे बार बार। क्या करेंगे? बार बार रिपीट करेंगे। देखिए कि सुटेबल लेंथ L1 स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, देन द पॉइंट इज ट्रांसफर ऑन द ग्राउंड। उसके बाद वो पॉइंट क्या होगा? ट्रांसफर ऑन द ग्राउंड करेंगे। फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे और फाइनली क्या हो जाएगा? आपके बी तक का आ जाइएगा और हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मिल जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मिल जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मिल जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मिल जाएगा। और सबको अगर टॉप व्यू देखिएगा तो यही वाला लाइन तो दिखेगा। ऊपर से अगर सब लाइन का टॉप व्यू देखिएगा तो ये यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इसका टॉप व्यू देखेंगे तो OB का जो पॉइंट होगा ये सब लेंथ के बराबर होगा। वही तो समेशन लिख दिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पूरा प्रोसेस को हम पढ़ देते हैं। स्ट्रेच L1 horizontal and then the point transfer on the ground with the help of plumb bob. Similarly from the point against tape is stated having length L2 and transfer to the ground. This process is repeated till the last point B is measured. ठीक है ना, ये प्रोसेस रिपीट कब तक करेंगे? जब तक कि हम लास्ट पॉइंट B तक नहीं पहुंचेंगे। फाइनली बात हम लोग इतना पढ़ने के बाद यही सीखें, इतना बात पढ़ने के बाद फाइनली हम लोग यही सीखें कि स्लोपिंग ग्राउंड का जब भी अगर आप लोग को डिस्टेंस मेजरमेंट लेना है तो कुछ नहीं करना है। ई पॉइंट पर टेप को पकड़ना है, सीधा खींचना है, फिर ग्राउंड में आना है, फिर सीधा खींचना है, ग्राउंड में आना है, फिर सीधा खींचना है, ग्राउंड में आना है। और हमारा जो ये डिस्टेंस, ये जो L1 निकला, ये वाला डिस्टेंस बताता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना, ये हमेशा 90 डिग्री है क्योंकि प्लम्ब से हम इरेक्ट कर दिया। समझ आया? तो ये आ गई आप लोग को फाइनल बात जिसको आप लोग को समझना था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इसमें एक बात और था कि यहाँ पे नोट लिखल है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग क्या करेंगे? मेथड इज इजियर टू द मेजर डाउन टू द हिल। ये जो डायरेक्ट मेथड होता है वो डाउन टू द हिल नापना मेजर आसान होता है। ठीक है ना, डाउन टू द हिल यानी ऊपर से नापना आसान होता है। नीचे से अगर नापिएगा तो आपकी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो हमेशा ये जो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, हमेशा डाउन टू द हिल यानी हिल से हमेशा नीचे आते जाएंगे। क्योंकि प्लम्ब अगर किसी को सीधा करना तो प्लम्ब ऊपर ले जाएंगे नहीं ना, प्लम्ब हमेशा नीचे आएगा ना। इसीलिए हम लोग इस मेथड को जो सुटेबल बुलाया जाता है डाउन टू द हिल। क्या होता है? डाउन टू द हिल, हिल के नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा? एक्यूरेट रिजल्ट देते चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट। अब हम लोग सीखेंगे हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। और इस सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, और ऑब्जेक्टिव में इसकी मतलब डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, बड़े ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी करिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं? स्लोपिंग ग्राउंड बनाते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है ना, ये आपकी स्लोपिंग ग्राउंड है, ये स्लोपिंग ग्राउंड है तो इसका कुछ स्लोप थीटा होगा। अब मान लिया जाए कि आपकी ये जो डिस्टेंस, मान लीजिए कि यहाँ पे O है, इसका नाम है B और इसका नाम है A। समझने की कोशिश कीजिए कि आपने एक चेन लेंथ मेजर किया, इस स्लोपिंग ग्राउंड पर एक चेन लेंथ मेजर किया। बोलिए, ये जो एक चेन लेंथ मेजरमेंट लिया, एक चेन लेंथ यहाँ पे फिनिश हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे चेन लेंथ फिनिश होता है वहाँ पे एरोज को गाड़ना रहता है, यही तो करते थे। लेकिन यहाँ पे एरोज ना गाड़ करके हम कुछ ज़्यादा दूरी पर हम एरोज को क्या करते हैं? गाड़ते हैं।
समझने की कोशिश कीजिए। एरोज को हमको यहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए था, एरोज को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना इंसर्ट कर करके हम एरोज को इस जगह पर इंसर्ट कर दिए। तो कुछ डिस्टेंस ज़्यादा लिए कि नहीं लिए? तो ये जो डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग लिए, यही डिस्टेंस को बोले, ये जो एडवांस डिस्टेंस लिए, एडवांस डिस्टेंस, यही चेनिंग करते समय जो एडवांस डिस्टेंस लिए, यही एडवांस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे हाइपो अलाउंस। समझने की कोशिश कीजिए। जब एक चेन फिनिश होता है तो एक चेन जब फिनिश होता है, एक चेन लेंथ, तो हम लोग वो डिस्टेंस को क्या करते हैं, उतना डिस्टेंस ना लेकर के थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वही डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर यहाँ से एक रेडियस से एक आर्क बनाएं, इस वाले को अगर बना करके इसको और काटें तो यहाँ पे ये कट्टा, तो बताइए अगर ये वाला एल है तो ये वाला भी हम कितना होगा, एल होगा। समझने की कोशिश कीजिए कि जब सेम आर्क से हमने काट दिया तो हमारा क्या मिला, एल हुआ। एल क्या है, लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट चेन, ठीक है ना। आप इसमें चेन 20 मीटर का भी ले सकते हो, 30 मीटर का भी ले सकते हो, कुछ का भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है, किस तरह का आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि एरोस यहाँ पे गाड़ना चाहिए था, लेकिन हमें एरो यहाँ पे ना गाड़ करके ए पॉइंट पर गाड़ दिया। इसका मतलब ये जो ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग लिए एडवांस डिस्टेंस, वही एडवांस डिस्टेंस को बोलते हैं हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस पॉइंट अगर ए है तो अगर गलती से इसको अगर मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए डैश है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर इसकी रिलेशन लाना होगा, ये वाला और ये वाला में रिलेशन लाना होगा, तो हम लोग ऐसा कुछ डेरिवेशन लिखेंगे, यहाँ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इन ट्रायंगल बी ओ ए ट्रायंगल में जैसे ही चले, तो अगर बात किया जाए कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ओ बी बट्टा ए बी। ऐसा समझने की कोशिश कीजिए। और भी इसको अगर एडवांस फॉर्म में लिखेंगे तो ओ बी बट्टा ए बी को लिख सकते हैं बी ए डैश प्लस ए डैश ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो जवाब आना चाहिए कि यस, हम तो लिख सकते हैं। यहाँ से एक बात और हम लोग को बात समझ आ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है, इधर लिखते हैं, इधर इसको और लिख सकते हैं ओ बी को ऐसे, और ए बी को लिख सकते हैं बी ए डैश प्लस ए डैश ए। देखिए ओ बी को ओ बी लिख दिए, सबसे पहले कॉस थीटा लगाइए, तो कॉस थीटा सामने वाला पी और उसके बाद बी, बी और एच के साथ रिलेशन रहता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होता तब, तो राइट एंगल बना भी रहा, तो यहाँ ई हो जाएगा बी का काम करेगा, और ये काम करेगा एच का, और ये काम करेगा पी का। तो कॉस का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री से देखिएगा तो ओ बी बटा ए बी होगा, ये वाला बटा ये वाला होगा। और हम ए बी को लिख सकते हैं कि बी ए डैश प्लस ए डैश, ऐसा तो लिख सकते हैं। और ऐसा हम और भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कि ओ बी जो है इज इक्वल टू बी ए डैश बराबर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन चेन। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे नीचे लिखें, दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे लिखें ओ बी इज इक्वल टू बी ए डैश। देखिए ओ बी इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन चेन। ठीक है, लेंथ ऑफ वन चेन।
समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों बराबर कैसे हुआ। तो देखिए किसी भी अगर सेंटर मानते हैं, बी को अगर सेंटर मानते हैं और सेंटर से अगर कोई और खींचते हैं तो एक ही और के दो रेडियस क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए ए लेंथ इज इक्वल टू ए लेंथ होगा कब, देखिए ये आर्क हम लोग खींचा इसीलिए, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू ये हो ही जाएगा कब, दोनों सेम लेंथ से हमने काट दिया, क्या किया, काट दिया। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा इज इक्वल टू ओ बी को लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन चेन, और लेंथ ऑफ वन चेन को हम यहाँ पे कितना माना है, एल, और ए बी ए डैश को भी लिख सकते हैं एल, लिख सकते हैं बी ए डैश, यानी बी ए डैश को हम लिख सकते हैं एल, प्लस समझने की कोशिश कीजिए ए डैश हमको मालूम नहीं है, ए डैश, ठीक है ना। और थोड़ा कैलकुलेशन को आगे ले जाया जाए, चलो आगे तुम यहाँ से कैलकुलेशन को और आगे ले जाया जाए तो यहाँ पे कहेंगे कैंचिया गुना करो, तिरछा तिरछी गुना करो, तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद एल सेक थीटा बराबर एल प्लस ए डैश, ऐसा लिखेंगे। और तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद ये मिलेगा हमको, एल वाला को एक साइड लाएंगे तो यहाँ से एल हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा, सेक थीटा -1 बराबर ए डैश। देखिए तो ए डैश ही क्या था, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस था। हाइपोटेन्यूजल, अब हम लोग को हाइपोटेन्यूजल अलाउंस एक डेरिवेशन के फॉर्म में मिल गया कि ये इसकी रेडीमेड फार्मूला मिल गया। अभी इसको और छेड़छाड़ हम लोग करेंगे, इंजीनियर है, बिना छेड़छाड़ कैले कैसे हम सीधा सीधी डेरिवेशन सीख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसको अब हम लोग से ये पूछेगा सेक के टर्म में, सर आप कोस के टर्म में क्यों नहीं रहने दिए, सेक में क्यों लाए, ऐसा जवाब आना चाहिए। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन सेक के टर्म में ही पूछता है, अगर आप कोस के टर्म में देखिएगा तो बहुत से कम बुक में कोस के टर्म में मिलेगा, ठीक है। तो बेटर माना यह जाता है कि सेक के टर्म में आप डेरिवेशन को याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को एग्जाम फेस करना है, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि इस वाला को और अगर बात किया जाए, यहाँ तक आप लोग छाप लीजिएगा, उम्मीद है रोक करके छाप लीजिएगा। हम थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इरेज करने की कोशिश कर, इतना बात समझ आ गया। पहले तो इसको लैंग्वेज को पढ़ देते हैं। कह रहा हाइपोटेन्यूजल अलाउंस मेथड, कह रहा कि इन दिस मेथड द ए करेक्शन इज अप्लाइड इन द फील्ड एट एवरी चेन लेंथ इज फैसिलिटेटेड in locating the intermediate point when the chain is stated on the slope and arrow is not put at the end। जो इसको अगर चेन को स्ट्रेच करेंगे तो जहाँ पे इंड होगा वहाँ पे हम एरोज को नहीं पुट करेंगे, एरोज को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पर पुट करेंगे। देखिए द चेन बट इट प्लेस इट एडवांस ऑफ द इंड, थोड़ा सा एडवांस मतलब ज़्यादा पर पुट करेंगे, देन डिस्टेंस इज नोन एज हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। तो यही जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। इस लैंग्वेज को लिख लीजिएगा, इस डेरिवेशन को लिख लीजिएगा। थोड़ा सा हम करते हैं इसको इरेज, और यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन के साथ हम करते हैं छेड़छाड़, ठीक है। समझने की कोशिश करते रहिए, सुनने में ऐसा आता है कि जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप रिमेंबर बार बार कीजिए, याद करिए, याद करना ही आपके कर्तव्य बनता है एक विद्यार्थी का। मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी याद रखूं इसको। सेक थीटा -1 बराबर ए डैश, यही क्या था, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। लपटा रहा है, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि ये थीटा क्या था, एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन था, क्या था, एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन। और ये क्या था, लेंथ ऑफ चेन था, क्या था, लेंथ ऑफ चेन था, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 20 मीटर का अगर मैट्रिक चेन लिए, 20 मीटर का मैट्रिक चेन लिए तो उसमें क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे कि 100 लिंक होता है,
और लेंथ ऑफ वन लिंक कितना होता था, लेंथ ऑफ वन लिंक, बोलवे नहीं कीजिएगा, लेंथ ऑफ वन लिंक होता था 20 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हाइपोटेन्यूजल अलाउंस को देख रहे हैं तो एल था लेंथ ऑफ चेन, और लेंथ ऑफ चेन हम लोग गलती से मान लिया 20 मीटर, कोई चंडाल मानेगा 30 मीटर के, तो 30 मीटर का जब चेन मानेगा तो उसमें लेंथ ऑफ नंबर ऑफ लिंक कितना होगा, 150 मीटर, 150 लिंक होगा, और एक लिंक का लेंथ भी कितना होगा, उतना ही होगा, 20 सेंटीमीटर का ही एक लेंथ का लिंक होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि 30 मीटर में 150 लिंक होता है, 20 मीटर का ये होता है। अब हाइपोटेन्यूजल अलाउंस के साथ हम करते हैं छेड़छाड़। अगर हमने इफ, अगर चेन हम इफ आवर चेन having 20 मीटर लेंथ, हमारी जो चेन है वो कितना मीटर की लेंथ का है, 20 मीटर, तब हाइपोटेन्यूजल अलाउंस का जो डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर लेंथ, 20 मीटर इंटू सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। अगर हम इस मीटर में ना देख करके हम इसको लिंक के टर्म में देखेंगे, तो लिंक के टर्म में अगर 20 मीटर में कितना लिंक होता है, 100 लिंक इंटू सेक थीटा माइनस 1। देखिए बहुत तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो। अगर आप एक लिंक का लेंथ जानते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो 100 इंटू लेंथ ऑफ वन लिंक यानी 0.2 मीटर इंटू क्या कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1। थोड़ा सा लाइट कम गया, छट कोई बात नहीं, देखिएगा थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, बंद करके पहले देख लें लाइट को, नहीं इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 20 मीटर, बात तो वही आया। तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, सारा कुछ वही आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इतना इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू 0.2 मीटर, या ऐसे भी लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर। आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी जो बात आती है वही आती है, किस यूनिट में आप लिख सकते हो, मतलब छेड़छाड़ आपको करना है। अगर आपका जो टेप है आवर चेन हैविंग 30 मीटर लेंथ, कितना मीटर, 30 मीटर लेंथ, 30 मीटर लेंथ रहेगा तो हाइपोटेन्यूजल अलाउंस कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर करेंगे 30 मीटर इंटू सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। समझने की कोशिश, इसमें नंबर ऑफ लिंक कितना होता है, 150 लिंक होता है, तो 150 लिंक लिखेंगे इंटू सेक थीटा माइनस 1। समझने की कोशिश और कीजिए कि एक लिंक का लेंथ कितना होता है, तो 150 गुने कितना हो जाएगा, बोलवे नहीं कीजिएगा, 0.2 मीटर इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये 0.2 मीटर को लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ वन लिंक इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेन्यूजल अलाउंस के पूरा ओवरऑल मतलब समरी है कि हाइपोटेन्यूजल अलाउंस जब क्वेश्चन पूछते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते, अंधकार फैल जाता है। तो जो हाइपोटेन्यूजल अलाउंस की जो कंसेप्ट जो बात आती है वो कंसेप्ट यही है कि सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में आप इसकी डेरिवेशन याद रखेंगे, और ये क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज़ को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चीज़ों को समझिए, थोड़ा स्लो मोशन में आइए, देखिए कि एल क्या है, लेंथ ऑफ चेन, सेक थीटा यहाँ पे कहती है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वही थीटा है, ठीक है ना। और ये थीटा दिया नहीं रहेगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा, वो भी सारा प्रोसेस एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम बताएंगे। सिर्फ अभी यहाँ पे आप लोगों को पैसेंस के साथ पूरे वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि बहुत सारे जगह से ऐसा बात आ रही थी कि न्यूमेरिकल सेक्शन जो कराया जाता है न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो पढ़ाएंगे से बन ही जाएगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस करें, और आप लोग को भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ें उसकी न्यूमेरिकल में अप्लाई जरूर करें, ठीक है। तो उम्मीद है हाइपोटेन्यूजल अलाउंस की कंसेप्ट एक बार फिर से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या याद रखनी है बात, तो ये वाला बात याद रखनी है, और यहाँ से आप मतलब ये सब चीज़ तो खुद से डेरिवेट कर सकते हो, ये क्वेश्चंस आने पर इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो मैं एक न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात एक बार और कर देते हैं कि यही एडवांस डिस्टेंस है क्या, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। ये ए डैश को क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस, और इसी डैश को हम लोग निकाल दिए हैं, ए डैश को हाइपोटेन्यूजल अलाउंस को
फॉर्मूले के टर्म में। ये कैसे, हम लोग कोई अलग से रेडीमेड फार्मूला नहीं बनाया, यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक लगा करके इसको हम क्या कर दिया, फार्मूला को ड्राइव कर दिया। ये दोनों बराबर कैसे हो गया, तो यहाँ से हमने एक और काटा, चंडाल यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से एक और काटा तो लेंथ ये और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही आर्क में दो रेडियस के क्या, एक ही आर्क में दो रेडियस बराबर होते हैं, या जितने भी रेडियस होते हैं एक आर्क के सब बराबर होंगे। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, एक सर्किल में जितने भी रेडियस होते हैं सब बराबर होते हैं, ऐसा आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बराबर नहीं होगा तो चंडाल सर्किल नहीं है, आर्क नहीं है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो। इसको हम करते हैं अब इरेज। अब इरेज करने के बाद थोड़ा सा हम पॉज करते हैं वीडियो को, लाइट प्रॉब्लम हो गया। आपके बोर्ड पर क्या कुछ स्क्रीन पर आप लोग को कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्लीन आ रहा है ना। हाँ, एक्सपोजर देख लेते थोड़ा सा, एक्सपोजर मिला लेते हैं हम थोड़ा सा, बीच में थोड़ा सा लाइटिंग का वजह से ऐसा हो गया था ना, कुछ रहा ऐसा ही, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। मेरा चेहरा से मतलब नहीं रखिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोग को यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स दिया गया, दोनों ही न्यूमेरिकल्स, देखिए न्यूमेरिकल्स का मतलब ये नहीं कि आप लोग को फंसा दिया जाए और कंसेप्ट मिस कंसेप्ट हो जाए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल स्टार्टिंग का वैसा होना चाहिए जो आप लोग को वो न्यूमेरिकल से एक मोटिवेशन मिले और इजी हो और कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया गया, और तीनों ही बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड अलोंग द स्लोप इज 48। देखिए अगर बड़ा आसान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो अगर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ए है, गलती से अगर इस पॉइंट को अगर ए मानते हैं तो इसको सही से बी मानना होगा, और दोनों ही पॉइंट के बीच का स्लोपिंग डिस्टेंस जो मेजर किया गया मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से, वो बोल रहा है हम। देखिए ये क्वेश्चन को फर्स्ट माने तो इसको सेकंड मानना होगा, और इस क्वेश्चन का हम कर रहे हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए अगर पॉइंट ए है, अगर पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया गया वो 428 मीटर। तो सर आप फिर से आता है कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्यों नहीं लिए, चंडाल वहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लोप के अलोंग, जो ये जो डिस्टेंस मेजर किया गया अलोंग द स्लोप, यानी यही डिस्टेंस मेजरमेंट दिया गया। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो बताइए कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच कैसा डिस्टेंस है, स्लोपिंग डिस्टेंस, और हमको पता क्या करना है, बोलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना। क्या, अगर इसको मान लेते हैं ओ, तो हमको कौन सा डिस्टेंस पता करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। गिवन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। गिवन ये है पहला क्वेश्चन के लिए स्लोपिंग डिस्टेंस, क्या दिया हुआ है, स्लोपिंग डिस्टेंस। स्लोपिंग डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं ए बी। ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, बोलिए 428। और क्या दे रखा है, पहला कंडीशन से अगर बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन के लिए बात की जाए एंगल बिटवीन द पॉइंट, एंगल बिटवीन द पॉइंट, यानी ये जो इस पॉइंट का जो एंगल दे रखा है वो कितना है, 8 डिग्री है। कितना डिग्री है, 8 डिग्री है। तो यानी एंगल ऑफ स्लोप, यानी स्लोप कितना दे रखा है, स्लोप अगर बोलते हैं थीटा, तो थीटा दे रखा 8 डिग्री। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस पता करना है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बड़ा आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं OB, क्या बोल रहे हैं, OB। तो बताइए OB बराबर जो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। लगा देंगे कौन सा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो हम लोग अगर गलती से अगर इसको लगाएंगे तो cos थीटा बराबर लगाएंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, OB बट्टा हो जाएगा AB। बोलिए, तो बताइए cos 8 डिग्री लिखेंगे, cos 8 डिग्री OB की जगह पर कितना है हमको पता नहीं है। अब बताइए AB की जगह पर कितना है, तो AB है 428। अब बताइए मीटर में है तो मीटर में, तो बताइए ओ यहाँ पे cos थीटा की जगह पर भी दे रखा है, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, स्लोप कितना है 8 डिग्री। तो क्या आपकी OB नहीं निकल पाएगा, तो 428 मीटर इंटू cos 8 डिग्री। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये वाला पूरा डाटा किस में आएगा, बोलिए cos 8 डिग्री आ जाएगा मीटर में। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमारा टारगेट क्या था,
हॉरिजेंटल डिस्टेंस पता करना, और हम पता भी किया कैसा, अपने टारगेट के अनुसार हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो ये हो गई कुछ स्टेप जिससे आप न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, क्लियर दिख रहा है, बढ़ा लो, झंडा लो, बढ़ा लो, चलो ठीक है, ज़्यादा बढ़ गया, नौटंकी कर रहे हैं सर। ठीक है, समझने की कोशिश करिए कि ये हो गया अपन को ये पहला का पहला क्वेश्चन। अगर इसको अगर ए बी से नाम रख दो, ए बी सी, तो हमारा पहला क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं बी वाला। तो बी वाला के लिए क्या गिवन होगा, बी वाला के लिए क्या गिवन होगा, तो बी वाला के लिए गिवन तो होगा क्या, बोलिए, सबके लिए तो होगा, कौन सा, स्लोपिंग डिस्टेंस, स्लोपिंग डिस्टेंस। स्लोपिंग डिस्टेंस कितना गिवन है, स्लोपिंग डिस्टेंस अगर ए बी बोलें तो ए बी बराबर 428 मीटर। देखिए डायमेंशन को छोड़िए नहीं, ठीक है ना। अगर दूसरा अगर बी की बात किया जाए तो कह रहा है डिफरेंस इन लेवल। तो डिफरेंस इन लेवल कहने का मतलब ये वाला होता है, डिफरेंस इन लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से अभी फाइनल लेवल क्या है, इसी को बोलते हैं डिफरेंस इन लेवल। क्या बोलते हैं, अभी लेवल ये था, बाद में लेवल ई हो गया, तो लेवल का डिफरेंस को बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डिफरेंस इन लेवल। देखिए हर एक कंसेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो डिफरेंस इन लेवल कितना है दे रखा, अगर डिफरेंस इन लेवल को अगर बोले तो ओ ए बराबर कितना दे रखा, डिफरेंस इन लेवल ओ ए बराबर कितना दे रखा है, बोलवे नहीं कीजिए 62 मीटर। अब बताइए ये वाला पता है, ये पता है, तो आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए ये जो फिगर था ये ए के लिए था, अगला के लिए फिगर बनेगा, बी के लिए जो फिगर बनेगा आपकी ये बनेगा, ये दे रखा है, और ये अगर ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं ओ, तो ये दे रखा है 428 और ये दे रखा है 62, कितना दे रखा 62 मीटर, ए बी मीटर में। अब बताइए क्या ओ बी नहीं निकल पाएगा, ओ बी निकालना, हम लोग को निकालना क्या है, तो ओ बी निकालना, बड़े आसानी से ओ बी निकलेगा। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए ओ बी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 428 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 62 के स्क्वायर। देखिए अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेटर से जो वैल्यू चेकआउट कीजिएगा और चेकआउट करने के बाद कमेंट में बता दीजिएगा कितना मीटर आए, ताकि लोग का आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार तो हम इसको जाकर घर बनाएंगे ही, ठीक है ना। तो अभी तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं लेकर आए, हम सोच नहीं रहे थे कि आज मतलब इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये दो क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। थोड़ा सा इसको हम करने के लिए सोच रहे हैं इरेज। देखिए अभी तक जो हम लोग प्रीवियस क्लास का जितना, इस क्लास का मतलब जितना न्यूमेरिकल पढ़े हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, सारा का न्यूमेरिकल इसी चीज में छिपा हुआ है। देखिए अभी तक पहला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, उसमें 3 क्वेश्चन था। सी में देख लीजिए, कह रहा है कि स्लोप कितना है 1/4 है। समझने की कोशिश कीजिए कि फिर से हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए, देखिए बड़ा आराम से समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होने दीजिए आप लोग अपने आप में। पहला क्वेश्चन सोल्व किया, पहला का ए वाला क्वेश्चन ये सोल्व किया, दूसरा का बी वाला क्वेश्चन ये सोल्व किया, पहला का सी वाला क्वेश्चन ये पहला का ही सी है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब पहला का सी क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं, तो पहला का सी में भी क्या गिवन होगा, बोलिए 428 स्लोपिंग डिस्टेंस। अब बताइए स्लोपिंग डिस्टेंस को बोलते हैं ए बी यहाँ पे माने हैं स्लोपिंग डिस्टेंस, तो बताइए ए बी बराबर कितना 428। अब यहाँ पे स्लोप दे रखा है, क्या चीज दे रखा है, स्लोप रेडियन में दे रखा है, स्लोप क्या है 1/4, इसका मतलब ये, और ये स्लोप कहने का मतलब ही होता है क्या, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 1/4, तो थीटा बराबर नहीं निकाल सकते हैं, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4। यानी कहने का मतलब आपकी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो बहुत तरीके से पूछ सकते हैं। डायरेक्ट स्लोप दे, स्लोप नहीं भी दे सकता है, अगर स्लोप नहीं दिया तो स्लोप निकालना रहेगा। देखिए अभी स्लोप यहाँ पे नहीं दे रखा था डायरेक्ट एंगल के ऊपर में, तो हम निकालें। अब बताइए कि यहाँ से आपको पता करना है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये दे रखा था 1/4, क्या दे रखा था
स्लोप 1/4। अब बताइए ये 428 था, ये पूछ रहा था, नहीं बनेगा। ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, लगा देंगे, यहां से लगा देंगे cos थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, ओ बी बटा ए बी। ओ बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी। तो ओ बी बटा जब ए बी निकालेंगे बॉब, तो देखो तो ओ बी कितना है, ओ बी तो निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा इसको cos थीटा, देखिए tan इनवर्स 1/4 का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, थीटा के जगह पर कितना आएगा, ये आप कैलकुलेटर में डाल करके चेक कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा सा आज गलती कर दिए कि अब पहला दिन भी था न्यूमेरिकल का और कैलकुलेटर नहीं ला पाए, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इतना मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग श्रम कीजिए, फिर अगले दिन हम भी कुछ श्रम करेंगे, ठीक है ना। श्रम काची बोल रहे हैं सर, हम बिहार के, हम दूसरा चीज़ समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ओ बी निकालना है, ए बी 428 है। जो भी आएगा ओ बी की वैल्यू यहाँ से सोल्व आउट करने के बाद दिखाई पड़ रहा है, जो भी आएगा ओ बी को सोल्व आउट करने के बाद यह आपका आ जाएगा मीटर में आंसर। देखिए यहाँ तक आपकी ये क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से, बड़े ढंग से सोल्यूशन किया और इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके अलाइन हो ही गए होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेकंड की ओर मूव करते हैं, तब तक इसको करते हैं इरेज। अगर न्यूमेरिकल कंसेप्ट एक बार में समझ नहीं आया तो इसको बार बार रिपीट मोड में देख, तब समझिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोग को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इसको करते हैं इरेज, और हर एक चीज को आप अपने फेयर में, अपने लैंग्वेज में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम खुद स्टूडेंट हैं, आप लोग भी ऐसा उम्मीद है कि स्टूडेंट ही होंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादातर कोशिश ये रहेगा हम लोग दोनों को मिल करके कि अच्छे ढंग से दोनों हम लोग पढ़ें, आप भी पढ़ें और हम भी पढ़ें, ठीक है। तो कोई भी काम मिल कर करना। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द हाइपोटेन्यूजल अलाउंस पर चेन 20 मीटर चेन, ठीक है ना। 20 मीटर चेन लेंथ चेन का मतलब, देखिए आपका कह रहा है फाइंड द हाइपोटेन्यूजल अलाउंस, आपकी हाइपोटेन्यूजल अलाउंस फाइंड आउट करनी है। इसमें चेन का आपको लेंथ पता है कि कितना मीटर का चेन का लेंथ से आप लोग को मेजरमेंट लेना है, 20 मीटर चेन का। तो उसमें कितना एडवांस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारा मेजरमेंट क्या हो, करेक्ट हो, क्या हो, करेक्ट हो। तो समझिए कि सबसे पहला तो एक क्वेश्चंस बनाएंगे कि अगर आप चेन का लेंथ नाप रहे हैं स्लोपिंग ग्राउंड पर, तो ये होगी आपकी 20 मीटर का लेंथ का चेन, ठीक है ना। और आपको ये जरूरी है कि कितना लेंथ आपके रिक्वायर होगी, यानी आपको ये वाला डिस्टेंस, अगर गलती से इसको मानते O, इसको मानते हैं B और इसको मानते A और इसको मानते A डैश, तो आपको ये वाला डिस्टेंस कितना जरूरी पड़ेगा 20 मीटर चेन का आप यूज कर रहे हैं तब, ठीक है। तो आपका तो सबसे पहले लिखना होगा कि हम लिखेंगे सर सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन। देखिए स्टेप से लिखिएगा न्यूमेरिकल में, तभी मार्क्स मिलेगा सेमेस्टर में। और एक बात ध्यान दे लीजिए, आप लोग एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको मार्क्स लाना उतना ही जरूरी है जितना कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होना, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। आप पता भी कर सकते हैं किसी से कि मार्क्स लाना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं सर कहाँ इतना हम लोग कमज़ोर समझते हैं सर, हम मार्क्स से बेसिस पर जॉब करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। बट मार्क्स लाइए। कह रहा है कि फाइंड द हाइपोटेन्यूजल अलाउंस पर चेन ऑफ 20 मीटर चेन लेंथ, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ स्लोप कितना दे रखा है, पहला क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ऑफ स्लोप कितना दे रखा है, 10 डिग्री दे रखा है। तो हाइपोटेन्यूजल अलाउंस के लिए गिवन क्या है, तो चेन लेंथ को हम मार रहे हैं L से, तो कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा। उसके बाद दे रखा एंगल ऑफ स्लोप, इस स्लोपिंग ग्राउंड का एंगल दे रखा है 10 डिग्री, कितना डिग्री, 10 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग बड़े आसानी से भी जानते हैं कि हाइपोटेन्यूजल अलाउंस, वी नो दैट हाइपोटेन्यूजल अलाउंस अगर ए डैश मानते हैं तो ए डैश बराबर, अभी हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं, L इंटू सेक थीटा माइनस 1, यही तो हम लोग सीखे हैं। और यहाँ पे L जो है 20 मीटर लेंथ का चेन है, कितना मीटर का है,
चेन का लेंथ कितना है 20 मीटर का। देखिए जो हम लोग चेन जो नापे हैं ये चेन का लेंथ है वो कितना है 20 मीटर का। अब बताइए सेक थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना डिग्री होगा, बोले 10 डिग्री होगा -1। इसको आप कैलकुलेटर में सोल्व आउट करेंगे तो जो आएगा वही मीटर में आएगा हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। ये होगा आपका एक का आंसर कंप्लीट। देखिए हम सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा कैलकुलेटर आज छूट गया, ठीक है ना। छूट क्या गया, हमारा कैलकुलेटर अभी मतलब कोई ले कर गया, ठीक है ना। और मुझे याद भी नहीं था ना, तो कहीं से हम जुगाड़ जरूर कर लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे से हम जरूर मांग लेते हैं, ठीक है ना। सर आप कितना गरीब हो, बच्चे लोग से ही मांग के सारा पढ़ाई क्या करवाते हो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये पहला था, यानी अगर इसको अगर ए माने और इसको भी माने बी तो ये दूसरा का ए था। अब दूसरा का बी वाला सवाल को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा ट्विस्टिंग कंसेप्ट स्लोप निकालने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मोबाइल में अथी हो गया था, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अगर स्लोप निकालेंगे तो देखिए कि आपको स्लोप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे स्लोप निकालने में ही बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया फिनिश, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। ये तो ये वाला कंप्लीट हो गया था। अब बी वाला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये जो सबसे पहले कि आपका जो चेन, जिस चेन से मेजरमेंट लेना है वो 20 मीटर का चेन है, ठीक है ना। और आपको हाइपोटेन्यूजल अलाउंस पता करना है कि कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे ओ बी ए मान लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली रूप से एंगल नहीं दे रखा, यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा। यहाँ पे ये एंगल को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना। क्या करना है, कैलकुलेट करना, यानी कैलकुलेट करना। क्या करना है, कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन और जो गिवन डाटा है उसको लिख लेंगे गिवन, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन। और लेंथ ऑफ चेन को अपन क्या एल से रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए 20 मीटर लेंथ हो गया। एल बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। अब हमको एंगल निकालना है, मेन एंगल निकालना, ये निकालना। समझने की कोशिश कीजिए। करेक्ट, ग्राउंड राइज्ड बाई 4 मीटर इन 1 चेन। जब 1 मीटर चेन को अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारा ग्राउंड कितना से राइज कर जा रहा है, 4 मीटर से राइज कर जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए कि जब 4 मीटर से राइज करेगा तो अगर हम बात करें साइन थीटा लगाएंगे तो देखिए अगर ये राइज कितना से कर रहा है तो बोले 4 मीटर से राइज कर रहा है। अब बताइए ये मेजरमेंट तो इधर नहीं लेंगे ना कि ये वाला डिस्टेंस मेजरमेंट लेंगे, नहीं। जब भी एक चेन का मेजरमेंट लेंगे तो ये लेंगे। तो जैसे ही कि 1 मीटर मतलब 20 मीटर का चेन से जब नाप रहे हैं, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे एंगल कोई सेक थीटा लगा के निकाल लेता है, कोई कॉस थीटा लगा के निकाल लेता है, कोई टेन थीटा लगा के निकाल लेता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आप मेजरमेंट ले रहे होते तो स्लोपिंग ग्राउंड पर ही ले रहे होते और इसी पर आपकी चेन लेंथ है। अगर 20 मीटर चेन का लेंथ से मेजरमेंट ले रहे हैं तो ये वाला जो है ये वाला राइज कर जा रहा है 4 मीटर से। फिर से आप 20 मीटर चेन से अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपकी ग्राउंड 4 मीटर से राइज कर जा रहे हैं। जब 4 मीटर से राइज कर जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे अगर ये थीटा के सामने वाला हो जाएगा 4 और बट्टा 20, तो बताइए यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4 बट्टा 20। यहाँ से जो भी वैल्यू आपके आएंगे वो थीटा का वैल्यू आएगा। अब हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूजल अलाउंस, यानी हाइपोटेन्यूजल अलाउंस अगर ए डैश माने यही निकालना था तो हम क्या कहेंगे, ए डैश बराबर जानते हैं क्या कि एल इंटू सेक थीटा -1। तो बताइए एल इंटू सेक थीटा -1 कहने का मतलब क्या हुआ कि एल के जगह पर यहाँ पे 20 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको एंगल लेंथ ऑफ चेन दे रखा है, कितना लेंथ ऑफ चेन दे रखा है 20 मीटर, ठीक है ना, इसीलिए 20 मीटर लिखेंगे, ठीक है ना। सेंटीमीटर कैसे लिख दिए, सेक थीटा बराबर आएगा, इसको कैलकुलेशन थीटा यहाँ पर कितना आएगा, आप देखिए कैलकुलेशन नहीं किए हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग आता है। 12 पॉइंट इसको याद है हमको ऐसे 12 पॉइंट
181 के आसपास आता है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ आता है। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पे एंगल पता है तो एंगल के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे आपके लेंथ पता है, लेंथ पता चल जाएगा। जो ये डाटा जो निकल के आएगा हाइपोटेन्यूजल अलावेंस, ये आएगा मीटर में। किस में आएगा, ये जो भी सोल्यूशन करके आएगा वो मीटर में आएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, कोढ़ियाई नहीं कीजिएगा, आप लोग इसको सोल्व कीजिए। सर आप कर दिए तब चंडाल, हमारा टेंशन नहीं लो, ठीक है। आप लोग को मेहनत करना है और पूरा सोल्यूशन करके और आंसर को कमेंट में जरूर बताना है। इससे हमको पता चलेगा कितना लोग इस वीडियो को देखे हैं और कितना लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल है, आज का टॉपिक इतना ही रहना।